एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहां पर साथ मिलकर सीखते हैं केमिस्ट्री के नए नए कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज वो कौन सा न्यू चैप्टर, नया चैप्टर है जो कि हम शुरू करने वाले हैं और उसके अंदर आज क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से नए कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के आज हम यहाँ पर सीख के जाने वाले हैं। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3। ओके, आज क्या पढ़ेंगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि है चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। मतलब आज होने वाली है ग्रैंड ओपनिंग हमारे इस न्यू चैप्टर की, राइट। तो आप भी मेरी तरह हो जाइए सुपर डुपर रेडी स्टार्ट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये आखिर हमें किस लिए और क्यों पढ़ना है, क्यों इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को हमें समझना है कि एटम्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और मॉलिक्यूल्स क्यों जरूरी है हमारे लिए, और समझना है कि एटम्स आखिर है क्या चीज। हमें तो ये ही नहीं पता कि एटम वर्ड का मतलब ही क्या है। और देन देखना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स, इतना भारी भरकम नाम है, ये कहाँ से आया है और इस वर्ड का मतलब भी क्या होता है। ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा अपना रिकैप में। रिकैप मतलब क्या मैम? थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत ही। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा था क्या बच्चे? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, राइट। वहां पे हमने सीखा था कि मैटर एक्चुअली होता क्या है, राइट। वहां पे हमने क्या सीखा था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी वो चीज जो हमारे आसपास प्रेजेंट है और वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड ऑल्सो हैज सम मास, उसका कुछ वजन, मास भी होता है। हम उसे कहते हैं कि वो एक मैटर है, राइट। बहुत सारे आसपास ही अपने हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि आपके सामने रखी गई टेबल। वो टेबल क्या है? वो टेबल एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ ना कुछ मास भी तो है, इसीलिए वो टेबल आती है एक मैटर के अंदर, वो एक मैटर है, राइट। दूसरी तरफ अगर देखो फैन, फैन भी एक मैटर है। जिस चेयर पर आप बैठे हैं वो भी एक मैटर है, और उसी के साथ जो हमारे आसपास ढेर सारी हवा, एयर प्रेजेंट है, वो भी है एक मैटर, राइट। तो हमने सीखा था क्या? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ऑक्यूपाई मतलब घेरना। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूं तो मैंने क्या किया है? जितना भी इस जगह का स्पेस है उसे मैंने घेर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट। एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, राइट। तो ये दोनों चीजें जिस भी सब्सटेंस, जिस भी चीज के अंदर होगी उसे हम कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं हम? मैटर जो है वो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट। और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है।
वो मैटर की कैटेगरी में आती हैं चीजें। द मैटर इज द मटेरियल of which everything in this universe in and around us is made up of। मैटर से ही बनाई गई हैं डिफरेंट चीजें जो भी हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आती हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने एक और चीज डिस्कस की थी, क्या? वो था क्लासिफिकेशन इस मैटर का। हमने कहा था कि ये मैटर जो है वो प्योर सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। याद है या इतनी जल्दी भूल गए हो सारे कॉन्सेप्ट्स? चैप्टर नंबर 2 क्या सीख कर आए? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या जो हमारे आसपास मैटर हैं, बहुत सारे मैटर हैं हमारे आसपास, राइट, उसमें से कौन सी ऐसी चीजें, कौन से वो मैटर हैं जो प्योर कहलाते हैं, राइट। प्योर मतलब उनके अंदर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और कौन से हैं जो कि मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, राइट। मैटर के अंदर हमारे पास हो सकता है एक तो बच्चे क्या, प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं? विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। चैप्टर नंबर 1 में सीखा था हमने दैट मैटर इज मेड अप ऑफ particles, right, और tiny particles। क्या सीखा था? जो मैटर है वो बनाया जाता है बहुत सारे छोटू छोटू टाइनी टाइनी पार्टिकल्स के साथ। तो वही कह रहे हैं, अगर प्योर सब्सटेंस है तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स ने साथ मिलकर बनाया है हमारा मैटर, वो कैसे होंगे? वो सभी सेम टाइप के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैटर है, इसके अंदर ये सभी पार्टिकल्स हैं जो एक जैसे दिखते हैं। कैसे हैं ये सभी? आप कहेंगे मैम ये सभी सेम हैं, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओके, देन सेकेंड क्या कैटेगरी थी हमारी? सेकेंड था हमारे पास मिक्सचर्स। मिक्सचर्स मतलब जो प्योर नहीं है। अब प्योर कौन नहीं रहेगा? जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसे हम प्योर तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कहा है कि प्योर वो सब्सटेंस है जिसके अंदर होते हैं सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो हम इसे नहीं कह सकते प्योर। किसे? मिक्सचर को, क्योंकि नाम से ही पता है मिक्सचर। ये तो हम जनरल लाइफ में भी बहुत वर्ड यूज करते हैं, मिक्सचर, है ना। दो अलग अलग चीजों को मिला देना। नमकीन आती है मार्केट में, उसमें लिखा होता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब अलग अलग तरीके की जो नमकीन है उन सबको एक साथ मिलाकर एक मिक्सचर बना दिया। तो उसके अंदर के पार्टिकल्स कैसे हैं बच्चे? डिफरेंट टाइप के, है ना। कोई लंबा है, कोई मूंगफली है, कोई चना है, अलग अलग टाइप को मिला के एक मिक्सचर ऑफ स्नैक बना दिया, मिक्सचर ऑफ नमकीन बना दिया। तो वैसे ही मैटर के अंदर भी क्या है? मिक्सचर्स भी होते हैं। अब उन मिक्सचर्स में क्या है? जैसे हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस में सभी के सभी पार्टिकल्स एक जैसे दिखते हैं, हूबहू एक जैसे, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होता। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ एक मिक्सचर दिखा रही हूं जिसके अंदर प्रेजेंट है ये
डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आ गए हैं, तो अब भाई इसे प्योर तो हम नहीं कह सकते, तो ये बन जाएगा मिक्सचर। कैसे हैं यहाँ? डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, राइट? डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है। हमने फिर उठाई थी बच्चे कैटेगरी किसकी, किसको डीप में स्टडी किया था? सबसे पहले प्योर सब्सटेंस को, राइट? हमने कहा था प्योर सब्सटेंस के अंदर दो कैटेगरी आती हैं। एक होता है क्या? एलिमेंट्स, और दूसरा क्या था? कंपाउंड्स, राइट? अब जो ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या हैं? जो अलग अलग टाइप के हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर सभी के सभी पार्टिकल्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। दे हैव सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स हैं यही बनाए जाते हैं आपके एटम्स से। ओके, और ये कंपाउंड्स किससे बनाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स से। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग, करना क्या हम चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि जितना भी हम स्टार्टिंग से पढ़कर आए हैं, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती जा रही है। सब कुछ कैसे चल रहा है यहाँ बच्चे? इंटरलिंक होता हुआ चल रहा है। चैप्टर 1 में सीखा मैटर क्या है, राइट? अब चैप्टर 2 में क्या सीखा? कि वो मैटर बनाया जाता है विद टाइनी पार्टिकल्स। ओके, अब वो पार्टिकल्स एक मैटर के अंदर सभी के सभी पार्टिकल्स सेम टाइप के हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। ओके, उस केस में वो बन जाता है प्योर सब्सटेंस। और अगर वो पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग नेचर है, तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। तभी हमने चैप्टर 2 के अंदर इन चीजों को पढ़ा। इज मैटर अराउंड अस प्योर? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उस प्योर सब्सटेंस के भी अंदर जा रहे हैं। वो प्योर सब्सटेंस जो हमने एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स में डिवाइड किए हैं, राइट? वो कैसे बन रहे हैं? वो बन रहे हैं हमारे एटम्स से या फिर मॉलिक्यूल्स से। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। हम चीजों को इंटरलिंक, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे रिलेट करते हुए, दूसरे चैप्टर से तीसरे चैप्टर पे रिलेट करते हुए चलते आ रहे हैं। ओके, अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है? एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले सबसे पहला पार्ट क्या आता है? एटम्स। तो सबसे पहले पढ़ना है इन एटम्स के बारे में। क्या है ये एटम्स? ये वर्ड ही कहाँ से आया, ये सबसे पहले देखना है। तो क्या हुआ? सबसे पहले एंशिएंट टाइम पे हमारी डिस्कवरी स्टार्ट हुई, काफी इयर्स पहले। ओके, 100 ऑफ इयर्स बिफोर हमने डिस्कवरी स्टार्ट की, और अलग अलग जगह पे अलग अलग साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि क्या मैटर जो है वो बनते हैं एटम्स से। अब कैसे कैसे सबने पता लगाया, एक एक करके देखते हैं कि सबने क्या क्या डिस्कवर किया है। ओके, एंशिएंट इंडियन and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. Indian philosophers ने भी वर्क किया,
एट द सेम टाइम, उसी समय पे ही ना ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी इस चीज पे काम किया। किस चीज पे काम किया बच्चे? सबका इस चीज में इंटरेस्ट आया, सबको बहुत ज्यादा जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई कि आखिर ये मैटर जो है ये किस चीज से बन रहा है, कौन सी वो छोटी यूनिट्स हैं, कौन से वो टाइनी पार्टिकल्स हैं। क्या हैं? हमने ये तो कह दिया कि मैटर बनता है टाइनी पार्टिकल्स से, राइट? तो सभी के मन में ये सवाल आना शुरू हो गया कि आखिर ये टाइनी पार्टिकल्स कितने छोटे होते होंगे, या फिर ये टाइनी पार्टिकल्स देखने में कैसे लगते होंगे, किन चीजों से बने होंगे। सबको इसके अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, सवाल उठने शुरू हुए कि मैटर किस चीज से बन रहा है, पता लगाया जाए। ओके, तो सबसे पहले एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ postulated that if we go on dividing matter padarth, we shall get smaller and smaller particles. Okay, महर्षि कन्नड़ जो कि एक इंडियन फिलोसोफर हैं। ओके, इंडियन फिलोसोफर थे कौन? महर्षि कन्नड़। उनको सबसे पहले ना इस चीज में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अलग अलग तरीकों से पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मैटर जो है ये बनता किससे है, कौन सी वो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, राइट? स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा छोटी। कौन सी वो छोटी सी यूनिट है जिससे बनते हैं ये सभी मैटर, उन्हें ये पता लगाना था। ओके, तो उन्होंने क्या किया? देखिए, अब मैटर तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में मैटर को क्या बोला जाता है? पदार्थ, राइट? तो उन्होंने ये सोचा कि मैं पता लगाता हूं कि ये जो पदार्थ हैं ये किस स्मॉलेस्ट यूनिट से बनाया गया है। ओके, उनको क्या करना था? उन्होंने ये पोस्टुलेट किया, पहले उन्होंने रिसर्च करी, ढूंढा कि किस यूनिट से बना है, देन उन्होंने हमें एक पोस्टुलेट दिया। उन्होंने क्या कहा? इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, मैटर को लेंगे, किसी भी मैटर को डिवाइड करते रहिए, तोड़िए, फिर दोबारा तोड़िए। क्या करेंगे हम? देखिए, उन्होंने ये कहा एक मैटर लेंगे और इसे डिवाइड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ओके, इसे डिवाइड करते जाइए, तोड़ते जाइए। ठीक है, क्या करेंगे? एक मैटर लेंगे और उसे we go on dividing, तोड़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, जितना ज्यादा पॉसिबली वो टूट पाएगा तब तक तोड़ते रहेंगे। कब तक? we shall get smaller and smaller particles। उन्होंने कहा जब भी हम किसी मैटर को लेते हैं और उसे तोड़ते रहते हैं, राइट, वी गो ऑन डिवाइडिंग दैट मैटर, तो क्या होता है कि वो मैटर और स्मॉलर 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 होता जाता है। जितना हम उसे तोड़ते रहते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में और डिवाइड होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। ओके, तो यहां से उन्होंने क्या कहा? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा, बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल आर नेम्ड एज परमाणु। क्या कहा? इस पदार्थ, पदार्थ मतलब मैटर, मैटर को आप तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, डिवाइड करते रहिए जब तक
एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपको ना मिल जाए। ओके, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उस सबसे छोटे पार्टिकल जिसके बाद फर्दर आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उस पार्टिकल के बाद और अब नहीं टूटेगा, उसको उन्होंने क्या कहा? परमाणु। ठीक है, ये हमें किसने नाम दिया, किसने ये पोस्टुलेट दिया? महर्षि कन्नड़ ने, कि अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तो एक हमारे पास सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऐसी आएगी कि उसके बाद उस यूनिट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए उन्होंने नाम क्या दिया? उन्होंने नाम दिया परमाणु। ओके, क्या नाम दिया? स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट को परमाणु कहा उन्होंने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ एंशिएंट ग्रीक philosophers Democritus and Lucifer suggested that if we go on dividing the matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles atoms, meaning indivisible. देखो, यहाँ इंडियन फिलोसोफर हमारे महर्षि कन्नड़, उन्होंने तो ये कहा कि पदार्थ की सबसे छोटी जो यूनिट बनती है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइनी यूनिट, उससे कहते हैं परमाणु, राइट। और वही सेम टाइप में क्या हुआ? सेम टाइम पे ग्रीस के अंदर हमारे ग्रीक साइंटिस्ट ने भी क्या किया? उन्होंने ये बताया, किन दोनों ने? डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने। उन्होंने क्या बताया कि सेम चीज, देखो अगर हम समझे तो सेम बात कही। जैसे हमारे महर्षि कन्नड़ ने कहा कि पदार्थ को तोड़ते जाइए, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट आ जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु, राइट। वैसे ही इन्होंने भी कहा कि अगर आप किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, तोड़ते जाइए, कोई भी मैटर लेंगे और इसे डिवाइड करते जाएंगे, राइट, तोड़ते जाइए, तो एक टाइम, मतलब एक आपके पास ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाएगी जिसके बाद आप उसे फर्दर डिवाइड अब नहीं कर पाओगे। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाएगी और उस स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट या फिर पार्टिकल कह लो, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल, जो हमें कहां से मिला? मैटर को डिवाइड करने पे मिला। तो उसे उन्होंने क्या कहा? इन्होंने उसे नाम दिया एटमॉस। ठीक है, क्या नाम दिया? एटमॉस। एटमॉस ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश मतलब होता है इनडिविजिबल। ओके, तो कहां से एटमॉस आया उनके पास? कि ये जो ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर को डिवाइड करते गए, वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, और पहुंच गए एक सबसे छोटी यूनिट पे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट। उसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसीलिए उस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो एक मैटर के अंदर हो सकता है प्रेजेंट, उसे उन्होंने नाम दिया
एटमोस, जिसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल। अब इसके बाद हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाए तो इसीलिए उसका नाम दे दिया एटमोस। सो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि दोनों ही लोगों ने, हमारे महर्षि कन्नड़ और ग्रीक फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर, दोनों ही तरफ से सेम साइन आया कि एक जो मैटर है वो बना होता है किसी स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट से। उस स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट को हम कहते हैं एटम्स। ओके, एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है किसी भी मैटर की, और वो कैसी है, इनडिविजिबल। उसे हम और तोड़ नहीं पाए और डिवाइड नहीं कर पाए, राइट। यहां देखते हैं हम एक चार्ट से कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। हमने सबसे पहले मैटर लिया, राइट, हम उसे डिवाइड करते गए तो हमने देखा ये मैटर जो है वो मॉलिक्यूल्स से बन रहा है। किससे बन रहा है, मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स को जब हमने फर्दर डिवाइड किया तो हमें पता चला कि ये मॉलिक्यूल्स भी बनाए जाते हैं अलग अलग एटम्स से, राइट, एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है क्या, देखो बच्चे, हमें पता है अभी सिर्फ इतना, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना भी इतना ही है कि हमारा मैटर के अंदर स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट किसी भी मैटर की क्या है, एटम है। एटम के बाद हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, ये तो अभी की बात है, लेकिन एटम्स को भी जब बाद में और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए और ज्यादा साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो उन्होंने ये पता लगाया कि एटम्स जो है वो भी टूट सकता है, वो भी डिविजिबल होता है। किस में, एटॉमिक न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन शेल में। उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन्स से और न्यूट्रॉन्स को मिला के, जिन्हें हम साथ में कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब वो सभी पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस जिनका घर है वो कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। और इलेक्ट्रॉन शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सो अभी के लिए इस चैप्टर के अंदर हमें कितना पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ इतना। क्या है ये, हमारा चैप्टर 3, जिसके अंदर हमें पढ़ना है कहां तक, कि हमारे एटम्स जो हैं दे आर दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मैटर, राइट। देन ये चीज यानी कि एटम्स को भी फर्दर तोड़ सकते हैं हम न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन शेल में। इससे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जहां पे हम सीखेंगे कि ये जो एटम है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखने में ये हमें किस तरीके का दिखाई देता है, किन किन पार्टिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है। ओके, सो सारे चैप्टर्स कैसे हैं, हमारे रिलेटेड हैं, राइट। 1 में मैटर के बारे में पढ़ा तो 2 में हमने क्या पढ़ा, प्योर मैटर या फिर इम्प्योर मैटर के बारे में, राइट। अब हम प्योर के अंदर जो पढ़ते हैं, राइट, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, वो किससे बन रहे हैं, एटम से, मॉलिक्यूल्स से, वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 में। देन हम देखेंगे कि जो एटम की हम इतनी ज्यादा यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, एटम के बारे में काफी सारी चीजें सीख रहे हैं, तो वो एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो एटम बना है, वो नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो चले आगे। अब हमने यहां तक सीख लिया कि जितने भी मैटर है वो बनते हैं किन से, वो बनते हैं
टाइनी पार्टिकल से, जिसे हम कहते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल, और तोड़ नहीं सकते उस पार्टिकल को, जिसका नाम आया एटम्स, राइट। अब हमें क्या सीखना है, कुछ लॉ सीखने हैं ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किसके? केमिकल कॉम्बिनेशन के, कि कैसे ये एटम्स मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, कैसे इन अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ये भी तो हमें अब समझना है। जब एटम्स देखा, अब एटम से मॉलिक्यूल भी तो बनाना है, राइट। तो उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे, सीखने और समझने पड़ेंगे क्या? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या सीखेंगे अब हम? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये सभी जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं किस तरीके से कंबाइन करती हैं, कॉम्बिनेशन करती हैं, ये हमें अब पढ़ना है। तो हमारे पास हैं 3 लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। कितने हैं? वी हैव 3 लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या क्या है वो? सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। फिर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, एंड नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो ये जो दोनों लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये तो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये हमने यही सीखना है क्लास 9th में। लेकिन जो ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ये हम सीखेंगे अपनी हायर स्टैंडर्ड्स में। ये अभी हमारे लिए सिलेबस में नहीं है, ये हम हायर स्टैंडर्ड में जाके पढ़ेंगे। अभी इसे छोड़ देंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। हमें अभी के लिए क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ना है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को पढ़ना है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कहां से आया? किस साइंटिस्ट ने बताया कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, जिससे आपको हर रिएक्शन के अंदर फॉलो करवाना ही पड़ेगा? किसने बताया? कौन है वो? वो है एंटोनियो लेविसियर, जिन्होंने 1789 लेविसियर ने 1789 में दिया था हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखते हैं ये लॉ बता क्या रहा है। Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. इस लॉ ने हमें ये बताया, जब भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन होगा, राइट, केमिकल रिएक्शन क्या है? 2 डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। सपोज आपके पास हैं 2 डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। क्या है? एक है ए और एक है बी। उसे मिलाकर आपने बनाया एक प्रोडक्ट सी। अब जो ए और बी की केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन, ओके, जो ए और बी की केमिकल कॉम्पोजिशन है, बनावट है इनकी, और प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो हैं डिफरेंट, अलग। किससे? इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट से, सी से। ओके, तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस, जिन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ये साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। ओके, तो यहाँ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताना चाहता है? ये लॉ हमें ये बताना चाहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी इस तरीके का एक केमिकल रिएक्शन किया जाएगा, तब जो मास है वो रहेगा कांस्टेंट। क्या मतलब है? मास
कांस्टेंट रहेगा। रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास जो है वो कांस्टेंट यानी कि सेम रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम बना सकते हैं, एंड मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एज वेल इन अ केमिकल रिएक्शन। ना मास बनता है और ना ही कम होता है, घटता है। मास ओवरऑल जो है वो कांस्टेंट रहता है, एक जितना रहता है। जैसे कि यहाँ अगर हम देखें, हमने लिया मेजर किया है क्या, रिएक्टेंट का मास। यहाँ पे एक बड़ा बीकर लेना है, उसके अंदर हमने एक केमिकल ऐड किया, केमिकल ए, क्या नाम है इसका, ए। ओके, ये ए का मुझे केमिकल रिएक्शन कराना है बी के साथ, राइट। तो मैंने इस छोटे बीकर यानी कि जो नंबर 2 है उसके अंदर बी ले लिया। अब मैंने क्या किया, इनको ले जाकर रख दिया अपने वेट मेजर पे, मेजरिंग मशीन के ऊपर, और ये देखा कि इनका कितना मास है। कितना आया, 80 ग्राम्स, 80 ग्राम्स आया। ओके, और एक और चीज, छोटी सी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या कि यहाँ पे इसको जब आपने ए के अंदर छोटा बी डाला है तो इसे आप कंप्लीटली कवर कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे सील पैक कर दीजिए, ताकि क्या होगा, देखो अगर ए और बी की रिएक्शन से कोई गैस प्रोड्यूस होगी, सपोज कोई सी भी गैस निकल रही है, अगर हम इस बीकर को ओपन छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तब उस केस में क्या होगा, बनने वाली गैस, जो गैस प्रोड्यूस होगी वो तो बाहर निकल जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी यहाँ से, है ना, बाहर निकल जाएगी। अब उस गैस के अंदर भी तो कुछ ना कुछ वजन है, मास है, तो वो कम हो जाएगा, राइट। उस केस में फिर आप कह दोगे कि मैम ये लॉ तो अप्लाई ही नहीं हो रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमने फेल करके दिखा दिया। ओके, तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए क्या ध्यान देना है, जब ए के अंदर बी डाला तो इस बड़े बीकर को आप अच्छे से सील कर दो, कोई चांस नहीं छोड़ना कि कोई गैस एस्केप आउट हो सके, बाहर लीक हो सके। ओके, देन क्या करना है आपको, आप इसको थोड़ा सा ऐसे हिला दो, टिल्ट कर दो, ताकि जो 2 है वो 1 के साथ मिक्स हो जाए, दोनों मिक्स होंगे, यानी कि ए और बी जो कि दोनों क्या हैं, हमारे रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, रिएक्शन करानी है, ये रिएक्शन करके सी प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे सी। अब जब आपने इन्हें मिक्स कर दिया, रिएक्शन करा दी और आपके पास आ गया प्रोडक्ट सी, अब क्या करो, इसका मास वे करो 80 ग्राम्स। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, 80 ग्राम्स ही था रिएक्टेंट का मास और 80 ग्राम्स ही आया आपके प्रोडक्ट का भी मास। इसका मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। इन अ केमिकल रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट का मास बराबर रहेगा प्रोडक्ट के मास के। ओके, लिखते हैं इसे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये किसने हमें बताया, ये हमें बताया एंटोनियो लैवेसियर ने। किस लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू बताया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इसी का ही एक रिएक्शन के साथ में हमने एग्जाम्पल लिया, सेम लॉ है, ठीक है। अब एक रिएक्शन देखनी है, देखिए जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में ऐसे ही मतलब किसी हाइपोथेटिकल ए और बी रिएक्टेंट के बारे में बता दिया, राइट। अब हम प्रॉपर देखते हैं केमिकल कंपाउंड्स के साथ में। हमने क्या किया है, एक बड़ा
कोनिकल फ्लास्क लिया है। ये जो फ्लास्क है ना, ऐसे कोन की शेप में जो दिखता है, इसे हम कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या कहते हैं हम इसे? कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। ओके, इस फ्लास्क के अंदर हमने लिया है क्या? CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, देन हमने एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया BaCl2 का सॉल्यूशन, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ओके, देन हमने इन दोनों को, ये देखो, कॉर्क से हमने प्रॉपरली अच्छे से कस के सील किया है ताकि कुछ भी बाहर एस्केप ना हो पाए। राइट, प्रॉपरली सील कर दिया कोनिकल फ्लास्क को। अब हमने इसे वेइंग मशीन पे रखा और देख लिया कि वेट आया है 300.23। ओके, देन क्या करेंगे? इससे मिक्स कर दिया ताकि रिएक्शन हो। रिएक्शन तो तभी होगी ना जब दोनों आपस में मिक्स किए जाएंगे, मिलाए जाएंगे। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा जिससे आपका एक तो बनेगा बेरियम सल्फेट और एक बनेगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड। तो ये क्या है? ये दोनों हैं आपके प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट विद कॉपर क्लोराइड, CuCl2। ओके, तो कॉपर सल्फेट को जब हमने बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड किया तो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। राइट, केमिकल रिएक्शन हुआ और इन दोनों रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके क्या बनाए हैं? प्रोडक्ट बनाए हैं BaSO4 और CuCl2। ओके, तो इन दोनों के रिएक्शन से हमें दो प्रोडक्ट क्या मिले? एक तो बेरियम सल्फेट और एक कॉपर क्लोराइड। अब जब रिएक्शन हो गया यानी कि प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन हो गए, अब इनको भी वे करेंगे, हम मेजर करेंगे वेइंग मशीन पे। तो देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आया था हमारे पास? मास ऑफ रिएक्टेंट्स आया था 300.23 ग्राम्स। राइट, इतना आया था। उसके बाद जब हमने रिएक्शन कराने के बाद मास ऑफ प्रोडक्ट वे किया तो वो भी कितना आया? वो भी आया 300.23 ग्राम्स। ओके, तो इससे क्या पता चला? मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, इक्वल है। राइट, तभी हम कहते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब ये रिएक्शन हुई तो इस रिएक्शन ने क्या फॉलो किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया? प्राउस्ट इन 1779। ओके, प्राउस्ट ने हमें क्या दिया है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन 1779। In a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8। क्या कह रहे हैं? जब भी हमारा हाइड्रोजन और वाटर क्या करता है? रिएक्ट करता है। क्या बनाने के लिए? वाटर बनाने के लिए। क्या रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। राइट, तो हमेशा दोनों किस रेशियो में कंबाइन करेंगे? किस रेशियो में कंबाइन करते हैं? हमेशा 1:8 के रेशियो में। ऐसे ही इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3 बाय मास।
ओके पहले यहाँ देखते हैं इसके एग्जाम्पल से, वाटर के एग्जाम्पल से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से बन रहा है H2O, वाटर, राइट। अब यहाँ क्या हो रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अगर हम निकाले रेशियो मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ग्राम H2 हाइड्रोजन जो है वो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:8, 1/8, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, जब भी वाटर फॉर्म किया जाएगा, पानी बनेगा, H2O बनेगा, तो जब भी वाटर बनेगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:8 होगा हमेशा, ठीक है। और इसी तरीके से जब अमोनिया फॉर्म होगा उसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो अमोनिया में होता है 14:3। ओके अब देखते हैं लॉ जो है वो क्या कहता है। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस बनता है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपके पास है, जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल लिया, H2O का, या फिर अमोनिया, तो हमेशा क्या होता है, जो उस केमिकल सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म दी केमिकल सब्सटेंस। और डेफिनेट प्रपोर्शन किस में, डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास में, ठीक है। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी नई नई चीजें सीखेंगे एटम्स के बारे में। ओके तो अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए, आप जा सकते हैं स्कोर प्लस की ऐप पे और वहां से PDF फॉर्मेट में हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।